हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रेटजी एंड द क्वेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें हम माइकल पोर्टर, जो कि स्ट्रेटजीज का गुरु माना जाता है, उन्होंने एक 5 कॉम्पिटेंस फोर्स मॉडल गिवन दिया था और उस मॉडल को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि उन्होंने वो मॉडल क्यों दिया और उस मॉडल के क्या वेरिएबल्स हैं। सो 5 फोर्सेस मॉडल गिवन बाय माइकल पोर्टर। तो सबसे पहले देखते हैं ये मॉडल दिया ही क्यों। ये मॉडल क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि आप इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटिव हैं। आपकी जो इंडस्ट्री है, द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट में, उसका एनालिसिस करने के लिए पोर्टर ने ये मॉडल दिया है। जैसे अगर आप अपना कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उस इंडस्ट्री, जिस भी प्रोडक्ट के साथ डील करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में क्या कंपटीशन चल रहा है, ये जो भी मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो उसमें कंपटीशन लेवल क्या है। तो ये सारा आप पहले एनालिसिस करते हो एंड देन यू एंटर इनटू द मार्केट, राइट। तो ये 5 फोर्सेस मॉडल में उन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। तो हम सबको डिटेल में एक एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है पोर्टर का ये 5 फोर्सेस मॉडल। सो फर्स्ट इज रिस्क ऑफ एंट्री बाय पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, देखो आप भी जानते हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपका ये प्रोडक्ट है जिसको एक हाइप मिल जाती है तो सबसे पहले रिस्क रहता है कॉम्पिटिटर्स के ऐड ऑन होने का। जब तक आपका प्रोडक्ट नॉर्मल है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है इतनी ज़्यादा और आप एक बहुत स्मॉल लेवल पे रन कर रहे हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जैसे ही आपको हाइप मिलने लग जाती है, आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड वायरल होने लग जाता है, तो आपका रिस्क रहता है कि कॉम्पिटिटर्स एंटर कर जाएंगे मार्केट में। सो इसमें कुछ उन्होंने वेरिएबल्स बताए हैं जिससे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो एक एस्टैब्लिश यूनिट्स हाई बैरियर्स क्रिएट करती हैं ताकि कॉम्पिटिटर्स एंटर ना कर पाए। सबसे पहला बैरियर है ब्रांड लॉयल्टी। देखो, जो एस्टैब्लिश यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं, वो एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करते हैं और हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांड की तरफ लॉयल होते हैं। जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, अब कोई एसी है, जैसे मैं पर्सनली फेवर करती हूँ एलजी कंपनी का हो, तो ऐसे ही सबके एक ब्रांड के साथ लॉयल्टी होती है। जितने मर्जी और अच्छे अच्छे एसी आ जाएं, माइंड में एक वो है कि एलजी कंपनी का एसी बेस्ट है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो कॉलगेट ही यूज़ करना पसंद करते हैं, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, जो मर्जी मार्केट में अवेलेबल, उन्होंने कॉलगेट ही खरीदनी है। अब कुछ होते हैं कोका कोला लवर्स, तो वो कोका कोला के ब्रांड की तरफ लॉयल है। पेप्सी, थम्स अप उन्होंने पीनी नहीं है, ड्रिंक ही नहीं करनी। तो ये सारी एक ब्रांड लॉयल्टी है। ये ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट होती है, जो ब्रांड्स क्रिएट करते हैं अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ, एक हैवी एडवर्टाइजमेंट के साथ, कोई इनोवेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ। तो इस तरह से जो इस्टेब्लिश यूनिट्स हैं वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करती हैं और अपने प्रोडक्ट की ब्रांड लॉयल्टी इतनी क्रिएट कर लेती हैं तो उनको कोई थ्रेट ही नहीं होता है। और ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कस्टमर्स हमारी तरफ लॉयल हैं। जितने मर्जी कॉम्पिटिटर्स ऐड हो जाएं, हमारा मार्केट शेयर नहीं हमारे हाथ से जाएगा। सो राइट, तो फर्स्ट बैरियर दे क्रिएट, जो एस्टैब्लिश यूनिट क्रिएट करती हैं ताकि कॉम्पिटिटर्स एंटर ना कर पाएँ, इस ब्रांड लॉयल्टी। द नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। देखो, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कैसे होगा उनको, जो एस्टैब्लिश फर्म्स होती हैं जनरली हैव एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बाय वर्च्यू ऑफ लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स, लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ चीपर इनपुट्स, सुपीरियर मैनेजरियल स्किल्स। देखो, जो पर्सन मार्केट में इतनी देर से है, आप एक नॉर्मल शॉपकीपर की बात करें, हम वो पर्सन, एक शॉप है, वो 20 साल से सेम शॉप चला रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस लेवल, उसको ये पता होगा कि किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और जो इनपुट्स उसको लेके आने हैं वो कहाँ से लेके आए, उसको सबसे कम कॉस्ट पे पड़े,
उसने किस तरह के प्रोडक्ट्स रखने हैं, तो ये सारी, और कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक, अगर वो प्रोडक्शन में है तो कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक उसको यूज़ करनी है। तो जो उसका एक्सपीरियंस और 20 साल से वो सेम काम कर रहा है तो उसके मैनेजरियल स्किल्स भी अलग होंगी। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या हेल्प आउट करेंगी, कॉस्ट को कट करने में, जो कि अगर न्यू एक पर्सन एंटर करेगा उसको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उसको स्टार्टिंग में क्या पता चीज़ें महंगी भी मिल जाए, तो उसको ये सारी चीज़ों में compete करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, जिससे कि इनिशियल उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई होगी। तो जो एस्टेब्लिशिंग फर्म है वो उनके पास एक कॉस्ट का एडवांटेज रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बैरियर एक्ट करता है फॉर द न्यू फर्म्स टू एंटर इनटू अ मार्केट, राइट। उसके बाद थर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो, जो अगर तो आप पहले से किसी प्रोडक्ट की डील कर रहे हो, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपकी कितनी डिमांड रहेगी और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर सकते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो ना, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन वही कर सकता है जो पहले से उस मार्केट में उसको अंदाज़ा है। कोई भी न्यू एंट्रेंट इतना रिस्क लेने से 100 बार पहले सोचेगा कि मैं अभी मार्केट में एंटर कर रहा हूँ, मैं इतनी बल्क में प्रोडक्शन कर दूँ, क्या पता मेरा प्रोडक्ट ही फेल हो जाए। तो इतना ज़्यादा हाई रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो ये भी एक एक्ट करता है बैरियर। जो पुरानी फर्म्स है वो तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल करके अपनी कॉस्ट को कम कर लेंगी, बट न्यू एंट्रेंट लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकती और हैंस उनकी कॉस्ट जो होगी वो हाई कॉस्ट होगी। और ये भी एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एक बहुत ही बड़ा बैरियर एक्ट करता है फॉर द न्यू कमर्स। द नेक्स्ट बैरियर इज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी होती है जो इन्होंने पहले ऑलरेडी उनको सब्सिडीज़ एंड ऑल प्रोवाइड करवा दी होती है इंडस्ट्रीज़ को, कि ताकि वो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारी सब्सिडीज़ एंड ऑल के कारण भी उनकी कॉस्ट कम हुई होती है। सो फॉर द न्यू कमर्स टू कम्पीट विद देम बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क। एंड नेक्स्ट, डेवलप्ड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो उनके पूरे चैनल्स डेवलप्ड होंगे। जैसे अगर आप HLL लगा लो, टिस्को लगा लो, HMT लगा लो, रिलायंस लगा लो, इनके ऑलरेडी एक डेवलप्ड चैनल्स हैं। अगर आप एक न्यू कमर एज अ कॉम्पिटिटर इनका ऐड हो रहे हो तो आपको वो चैनल्स एंड ऑल बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इन कंपनीज़ ने, जो एस्टेब्लिशिंग कंपनीज होती हैं, उन्होंने अपने 15-15, 20-20 साल की मेहनत से ऐसे चैनल्स एंड रूट्स इतनी वो क्रिएट कर पाए हैं। तो आप एज अ न्यू कमर एंटर करो और आप सोचो कि आपके उतने ही उनकी तरह चैनल्स होंगे, नो। तो ये भी एक बैरियर एक्ट करता है। तो एस्टैब्लिशिंग यूनिट्स हाई बैरियर क्रिएट करती हैं ताकि कंपटीशन मार्केट में एंटर ना करे और उनका जो प्रॉफिट या मार्केट शेयर है वो डाइल्यूट ना हो। नेक्स्ट कम्स राइवलरी अमंग एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। वो था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि आप एक ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हो, बट आपकी अगर प्रोडक्ट को हाइप मिल रही है तो देयर इज़ अ थ्रेट कि और भी कंपनीज एंटर करेंगी और वो भी सिमिलर प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे, राइट। सो बट अब इसमें है राइवलरी अमंग एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, ऑलरेडी ये आपके कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो, राइवलरी अमंग, इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्पिटिटिव फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कोका कोला एंड पेप्सी, दे आर द राइवल्स ऑफ ईच अदर। तो इनको एक दूसरे को, कॉम्पिटिटर्स को देखकर चलनी पड़ती है, अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। फर्स्ट से अगर कोका कोला एक स्मॉल बॉटल 5 रुपीज़ की लॉन्च कर रहा है तो पेप्सी को भी वो 5 रुपीज़ साथ के साथ लॉन्च कर देंगे, पेप्सी कोला वाले भी। अगर कोका कोला कर रहा है कि वो 20% एक्स्ट्रा देंगे अपने प्रोडक्ट के साथ, तो सिमिलरली पेप्सी को भी अपने प्रोडक्ट में 20% इंक्रीज करके देना पड़ेगा, अदरवाइज वो मार्केट में एग्जिस्ट और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे पॉटर बात कर रहा है हाईली कॉम्पिटिटिव फर्म्स की। द एक्सटेंट ऑफ राइवलरी among the established company is dependent on 3 factors, namely first is industry competitive structure. So industry का competitive structure कैसा है? It refers to the number of competitive firms and their relative market share in the industry. So industry competitive structure क्या कहता है कि कितनी number of competitive firms market में हैं और उनका relative market share industry में कितना है। देखो, अगर तो वो कंसोलिडेटेड फर्म है, कंसोलिडेटेड मतलब एक डोमिनेंस और मोनोपोली कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव फर्म्स कम है बट आपका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा, आप डोमिनेट कर रहे हो,
तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट कम है, राइट? क्योंकि आपका ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हाई है और बाकी कंपनीज से आपके पास कुछ एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके कारण आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, राइट? अगर फ्रेगमेंटेड है आपकी फॉर्म, मतलब आपके पास कोई डोमिनेंस, कोई मार्केट शेयर नहीं है, तो आपके यहाँ पे थ्रेट्स ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि कभी भी आपके कॉम्पिटिटर ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेके आगे, एक ऐसी पॉलिसी लेके आगे जिसके साथ आप compete नहीं कर पाए, तो आपकी फॉर्म पे लॉक लग जाएगा एंड जो आपका राइवल है, आपका कॉम्पिटिटर है, उसके प्रॉफिट्स हाई हो जाएंगे, राइट? सो आपको कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजीज फॉर्म होती हैं, राइट? सो दूसरा क्या है, डिमांड कंडीशंस के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है इसमें कि कितनी राइवलरी होगी आपकी एस्टैब्लिश कंपनीज के बीच में। डिमांड कंडीशंस देखो, अगर तो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ग्रो कर रही है, एक पॉजिटिव फेवरेबल डिमांड आ रही है, तो आप कहोगे भाई थोड़ा तू खा रहा है थोड़ा मैं खा रहा हूँ, तो ठीक है। बट अगर आपकी डिमांड ग्रो नहीं कर रही है तो आपके लिए थ्रेट है। डिमांड ग्रो कर रही है तो आपको लग रहा है, आपको ज़रूरत नहीं लगती कि आप दूसरे का मार्केट शेयर छीन के खाओ, आप खुश होते हो आपके जितना आपके पास आ रहा है जितना उसके पास आ रहा है। बट जहाँ पे डिमांड ग्रो करनी बंद करके और डिमांड डिक्लाइनिंग फेस में आ गई, तो आप फोर्स हो जाते हो कि भाई जितने कस्टमर्स हैं वो सारे मेरे पास आए। तो डिमांड कम है तो आप फोर्स हो जाते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स को भी छीन के लाओ, एक ऐसी कुछ पॉलिसीज लाओ कि आपके कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स भी इधर आ जाएं। तो जब डिमांड कम होती है, ग्रोइंग फेस में नहीं होती है, तो इट मे एक्ट एज अ थ्रेट फॉर द कंपनीज, जहाँ पे दोनों के लिए थ्रेट होगा कंपनीज के लिए, क्योंकि यू आर द राइवल्स ऑफ ईच अदर। सो वो थ्रेट एक्ट करती है। द नेक्स्ट इज एग्जिट बैरियर्स। देखो, एग्जिट बैरियर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी ब्लॉकेट्स होती हैं जो आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप आउट हो जाओ। डिमांड नहीं है, आपको ह्यूज लॉसेस पड़ रहे हैं, बट आप फिर भी आउट नहीं हो पाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं 3 साल तक अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे चलाऊंगा इस इंडस्ट्री में, या फिर आपने एक ऐसी एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रखा है कि अगर आप एग्जिट करते हो तो वो एसेट्स आपके रीसेल नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत ही मिनिमम वैल्यू पे होंगे, जिससे की वजह से आपको ह्यूज लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं, राइट? और हैवी फिक्स्ड कॉस्ट भी, आपको कोई एम्प्लॉयज़ आपने हायर कर रखे हैं कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उनकी रिट्रेंचमेंट कॉस्ट या उनको आपको कोई पेनल्टी या कुछ भी, तो ये भी एक ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप एग्जिट नहीं कर सकते हो मार्केट से, चाहे कि वो आपको प्रॉफिट्स नहीं भी हो रहे हैं। तो जहाँ पे अगर एग्जिट बैरियर हाई है और डिमांड क्या है, डिक्लाइन कर रही है, एग्जिट बैरियर हाई है, डिमांड कम हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे। लार्ज स्केल नहीं करोगे तो आप अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दोगे, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करोगे, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी थोड़ी सी डिमांड है वो सारी आपकी हो, सो दैट आप अब एग्जिट तो कर नहीं सकते, तो आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से कस्टमाइज़ करने की कोशिश करोगे ताकि जितनी भी डिमांड है वो सारी आपके पास खिंची चली आए, राइट? सो दिस इज़ अबाउट राइवलरी अमंग इस्टेब्लिश कंपनीज। इसमें आप ये बताते हो कि कितनी राइवलरी होती है, द एक्सटेंट ऑफ राइवलरी आप 3 तरीके से बताते हो, उसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर कैसा है, डिमांड कंडीशंस कैसी हैं, एग्जिट बैरियर क्या है, ठीक है? अगर एग्जिट बैरियर लो है तो अलग डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें राइवलरी अमंग इस्टेब्लिश कंपनीज में। देन नेक्स्ट कम इज बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर। ये कहते हैं कि जब सप्लायर्स आर able to force up the prices or reduce the quality supplied and the firm has to pay the prices or accept the low quality goods। देखो, जब सप्लायर इस पोजीशन में हो कि वो आपके प्राइसेस को भी अप कर दे, आपको क्वालिटी भी कम पे दे, तो माइकल पॉर्टर ने बताया है कि कौन कौन सी कंडीशंस में जो आपका सप्लायर है वो पावरफुल होता है। फर्स्ट इज, सप्लायर का जो प्रोडक्ट है अगर उसके कुछ ही सब्सटीट्यूट्स हों
और आपकी जो फर्म है वो उसी पे डिपेंडेंट हो, उसके पास और कोई अदर ऑप्शन ही ना हो अपने रॉ मटेरियल के लिए, तो वो फिर हाई प्राइसेस पे भी खरीद लेगी, और चाहे उसको क्वालिटी भी थोड़ी कम करे तो वो उस पर भी उसको मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा। तो सप्लायर यहाँ पे पावरफुल होगा अगर उसके कुछ ही सब्सटीट्यूट्स हों और फर्म आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। सप्लायर इंसेंटिव्स टू रिड्यूस प्राइसेस और इम्प्रूव क्वालिटी। एंड सप्लायर्स प्रोडक्ट आर डिफ्रेंशिएटेड। अगर सप्लायर के प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड हैं तो भी आप सप्लायर पावरफुल है, क्योंकि वो अब भी आपके प्राइजेस को अप करवा सकता है और क्वालिटी आपको रिड्यूस दे सकता है, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन बाय सप्लायर्स। जब सप्लायर क्या है वो खुद भी जो काम आप कर रहे हो, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है, वो खुद भी सर्व कर सकता है आपके कस्टमर्स को डायरेक्टली भी, बट वो आपको दे रहा है और आप आगे अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो। तो जब वर्टिकल इंटीग्रेशन पॉसिबल हो तब भी सप्लायर पावरफुल स्टेट पे होता है और वो प्राइजेस हाई चार्ज कर सकता है। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई में यही था। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में क्या है कि जब बायर्स आपको फोर्स कर देते हैं कि आप अपने प्राइजेस कम करो और हमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिलीवर करो, राइट। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ में बायर्स कब पावरफुल होते हैं? फर्स्ट इज सप्लाई, जब सप्लायर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल फर्म्स एंड देयर नंबर इज वेरी हाई एंड बायर्स आर फ्यू इन नंबर एंड लार्ज इन सप्लाई साइज। जब सप्लायर्स छोटे छोटे फर्म्स हैं फॉर से और उनका नंबर बहुत हाई है और बायर्स कुछ ही हैं बट उनका साइज़ बहुत है, तो क्या करेंगे? तो बायर स्टेट में है कि वो जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, जैसी उसकी डिमांड है वैसे ही करवाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो वो दूसरे पे चला जाएगा, सप्लायर पे, दूसरे पे नहीं तो वो तीसरे पे चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर बायर की बात माननी ही पड़ेगी अल्टीमेटली। स्विच ओवर टू अदर सप्लायर्स। जब उसको स्विच करने की कॉस्ट कम पड़ रही है कि वो एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे इजीली स्विच कर सकता है, उसकी स्विच करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तब बायर पावरफुल होगा। अगर उसकी स्विच करने की कॉस्ट ज़्यादा है तो जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में है तब सप्लायर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट इज बाइंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, जब बायर के पास बहुत डिफरेंट सोर्सेज है और वो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीज़ बाय कर सकता है, तब भी बायर पावरफुल है। वो कहेगा कि यार मेरे से नहीं तो दूसरे से ले लेगा तो मैं थोड़ा कम ही प्रॉफिट कमा लूँ। नेक्स्ट इज सेल्फ सप्लाई, या फिर वो आप खुद भी किसी ना किसी तरीके से खुद को वो चीज़ें कि वो आइटम की सप्लाई प्रोवाइड करवा सकते हो, तो इन केस में भी बायर क्या होता है? पावरफुल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई। नेक्स्ट कम्स इज थ्रेट ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। क्लोज सब्सटीट्यूट्स, अगर एक किसी प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं वो मतलब रिप्लेसेबल हैं इजीली, तो इसमें क्या होगा? अगर तो क्लोज सब्सटीट्यूट हैं तो आपका थ्रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा आपका कॉम्पिटिटर क्लोज सब्सटीट्यूट वाला वो कुछ कर देता है पॉलिसी, तो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के वो उस पर ईजिली स्विच हो जाएंगे। और अगर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, लीज सब्सटीट्यूट हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप जितना प्राइस चाहे चार्ज कर सकते हो, जिस टाइप में आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो उस टाइप में बेच सकते हो, क्योंकि आपका सब्सटीट्यूट बहुत रेयर है। सो दिस इज़ अबाउट पॉटर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल, जिसमें उसने डिफरेंट फोर्सेस को डिफाइन करा है कि उनमें क्या होता है एंड किस तरह से आप कंपटीशन का एनालिसिस कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग महक की पाठशाला। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें महक की पाठशाला को। थैंक यू, हैव अ नाइस